बैरिस्टर उमैर साहब, डेड लॉक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं खुरम साहब, और यकीनन कैफियत इस वक्त डेड लॉक वाली है, क्योंकि लेबनान के अंदर इसराइल ने जो काम किया उसने एक तरफ से अगर ईरान में उसका बस नहीं चला था तो उसने लेबनान वाला फ्रंट खोल के दोबारा उसको कोशिश की है कि उस वाले बॉर्डर को भी दोबारा गरमा दे। तो एक बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई है। इसका आसान रास्ता आगे बढ़ने का नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ने सेंट्रल रोल प्ले किया अभी तक, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दोनों फ्रीक जो हैं, ईरान भी और अमेरिका, उन दोनों को एक मेज़ के ऊपर बैठ के किसी इतफाक़ राय पे आने की ज़रूरत है, जिसकी गुंजाइश मुझे लगता है कि दिन ब दिन कम होती जा रही है। बैरिस्टर उमैर साहब। बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया, क्योंकि देखें ये खाली दो तीन फ्री कैन की जंग नहीं है। अगर हम इसको खाली देख रहे हैं इस लेंस से कि अमेरिका ईरान की है, देखें ये बुनियादी तौर पे एशिया के राइज़ की जंग है। एशिया के राइज़ को स्टॉल करने के लिए अमेरिका ने ये एक एफ़र्ट की। अगर उससे पहले देखें, उसने हाथ डाला वेनेजुएला पे, अपनी ऑयल की सप्लाई लाइन सारी चीज़ों को सीधा किया। ईरान में आने का मकसद क्या था? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो पहले ही अमेरिकी अपनी रिपोर्टें जो साल पहले वाले हमले में कर चुकी थी कि हमने इन्हें ओबिलिटेट कर दिया है, मुकम्मल तौर पे मुनहदम ख़त्म कर दिया है। तो फिर से उसी को जवाज़ बना के हमला बनाने की कोई तुक समझ नहीं आती। समझ जो आती है वो नज़र आता है कि दुनिया की जो मैक्सिमम आबादी है इस खित्ते में पड़ी है। चाइना से ले के इंडिया तक, पाकिस्तान, ईरान एक ऐसा एक खित्ता है जो दुनिया की मेजर आबादी को कंटेन करता है। फिर माशी हिसाब से 60 से 70% दुनिया का जीडीपी इधर पड़ा हुआ है। फिर रेयर अर्थ मिनरल्स किधर पड़े हुए हैं जिस पे चाइना की मोनोपोली है, वो भी इधर पड़े हुए हैं। ट्रेडिंग रूट अगर देखें, मलाक्का स्ट्रेट को अगर अमेरिका किसी तरह से जो है ना ब्लॉक करने की सलाहियत रखता हो, ताइवान वाली स्ट्रेट को रखता हो, तो ये एक ऑल्टरनेट रास्ते के तौर पे भी मौजूद है। ईरान के ख़िलाफ़ जो हमला किया गया वो बुनियादी तौर पे एक रिजीम चेंज का हमला था। अगर हुकूमत चेंज हो जाती, अमेरिका ने कोई उनका आके बैठना तो नहीं है, मगर मकसद क्या है कि इस सारे नेटवर्क को, जो सिल्क रूट के राइज को है, उसको स्टॉल करना है, जो कि दोबारा से रिवाइव हो रहा है। और वो सारे देख रहे हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो आप देखें 10 साल मुकम्मल हुए 2013 से 23, उसमें जितनी प्रोग्रेस की, चाइना ने जितना दुनिया में अपना फुटप्रिंट बनाया, वो बेसिकली अमेरिका के संभालने से अब चीज़ें बाहर निकल गई हैं। तो उस चीज़ को स्टॉल करने के लिए किया। अब अगर अमेरिका वाकई समझता है इस चीज़ को सीरियसली रिजॉल्व करना है, तो मैं नहीं समझता कि चाइना रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हल हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना जाने से पहले अपनी पूरी हत्तुल बिसा कोशिश कर ली थी कि किसी तरह से कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो जाता, ना होता, ना हुआ। फिर चाइना जाके क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। अब जब तक यूक्रेन वॉर, ये वाली वॉर, गज़ा, फ़लस्तीन का इशू, ये 3-4 इशू सारे इकट्ठे टेबल पे नहीं होंगे तो पीस की तरफ नहीं जा सकते। पाकिस्तान का रोल बेशक खुशाइंद है, पाकिस्तान ने भरपूर अपना रोल प्ले किया, मगर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे से भी बियॉन्ड है, उसमें और बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। जब तक ये सारे प्लेयर्स टेबल पे नहीं बैठेंगे, एक मुस्बत हल नहीं निकलेगा। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आप क्या कहते हैं? ये तो पिछले पता नहीं दहाइयों से हम सोचते हैं कि कभी हमारे यहाँ टैक्सेशन रिफॉर्म्स होंगी, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स होंगी, लेकिन हमारी रिफॉर्म घूम फिर के आके टैरिफ इंक्रीज़ पे ही ख़त्म होती हैं। इसके अलावा कोई रिफॉर्म नहीं आती। टैक्स रेट की इंक्रीज़ के ऊपर अभी देखें ग्रोथ बैठी हुई है, तो खबरें क्या चल रही हैं पता नहीं करेंगे या नहीं, लेकिन खबर ये चल रही है कि जीएसटी का रेट 18% से बढ़ा के 19% कर देते हैं, क्योंकि टैक्स टारगेट पूरा नहीं होता। मतलब लोगों को ज़िंदा नहीं रहने दें, आप कोई हर तरीका ढूंढें जिससे उनका गला ही दबा दें आप। उमैर साहब। अच्छा जी, ज़िंदा रहने से पहले एक और चीज़ है कि हमने अपने जो सिटीज़न हैं उनको इतना मैल नरिश रखा है ओवर द इयर्स कि हमारी जो जनरेशन है, एक स्टंटेड जनरेशन, जो 2018 में एक न्यूट्रिशन का सर्वे हुआ था, उस वक्त के फिगर्स उठा के अब वो बच्चे जो टीनेजर थे, वो बच्चे थे, आज वो टीनेजर बन गए हैं। क्या वो एम्प्लॉयबल भी हैं कि नहीं हैं? हम इफ़ेक्टिवली एक ऐसी एक 25 करोड़ के अवाम रेज़ कर रहे हैं जिसमें मोर देन हाफ डिसफ्रेंचाइज्ड है, जिसका जीडीपी की तरफ तो हिस्सा ही नहीं है। मतलब वो मैल नरिश भी है, वो ना कमा रही है, ना उसके वसाइल हैं, उसका मुल्क के तरक्की के साथ कोई जोड़ ही नहीं है। हमें पहले क्या, किस चीज़ का अहाता करना है? हमने देखना है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमने अपने लोगों को किस तरह से पहले अपने पैरों पे खड़ा करना है। सेकेंडली, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है हम पे, हम उसको कभी फैक्टर इन ही नहीं कर रहे। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा नुकसान हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज में हम 1% खाली कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा हर साल नुकसान होता है, वो किसी तरफ नहीं जाता। फिर हमारा जो बजट बनता है, वो बजट बनता किसके लिए है? समझ से बाहर है।
मतलब 17 ट्रिलियन का बजट है, उसमें 8 ट्रिलियन आपने डेट सर्विसिंग के लिए दे दिए, 2.5 से 3 ट्रिलियन आपका चला गया डिफेंस की तरफ, खाली 1.5 ट्रिलियन होता है जो आपका जो डेवलपमेंट का बजट है, उसमें आप यही हेल्थ बाकी चीज़ों को उठाएं तो बंदे को रोना आता है कि हम मुल्क को चला किस तरह से रहे हैं। मुल्क किस तरह से नहीं चलेगा, हमें सबसे पहले सोचना है कि ओवर द ईयर्स हमारे बजट फेल क्यों हो रहे हैं। बजट हमारे ये असेंबली तो बनाती ही नहीं है, हमारा बजट बना कौन रहा है, हमारा बजट तो बनाते ही ब्यूरोक्रेसी है। हम पार्लियामान से चीज़ की किस चीज़ की अप्रूवल लेते हैं, जिस चीज़ की अप्रूवल लेते हैं वो बजट का 10% भी हुजम नहीं है जिस पर डिबेट होती है। बाकी क्यों नहीं ओवरऑल एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पे बजट क्यों नहीं ऐवान में आता जिसको आप पूरे का पूरा ओवर 6 महीने की मेहनत हो करें, हम क्यों फेल हो रहे हैं, हमें किस तरफ की रिवीजन की ज़रूरत है। बात है कि इस तरह की पॉलिसी बना के खाली IMF की डायरेक्शन पे खाली हमने नंबर्स मीट करने हैं, तो ये तो फिर हम ड्रिप की लगाई हुई है ना, ड्रिप लगा के जी रहे हैं, हमें अपने इर्द गिर्द का हवाल का ही नहीं पता। हमने गलत पॉलिसी बना के एग्रीकल्चर को इतना डुबाया कि आज 3 मिलियन मेट्रिक टन की गंदम की शॉर्टफॉल है। अब वो नलायकी है जिस वजह से भी है, आने वाले दिनों में अगस्त सितंबर में जब ये शॉर्टफॉल का इम्पैक्ट आने लगेगा तो फिर कौन कंट्रोल करेगा। अब उसको इंपोर्ट करने के लिए कम अज़ कम अगर 3 मिलियन मेट्रिक टन आज इंपोर्ट करें तो $1 बिलियन कॉस्ट है। तो क्या हम अपने किसान को नहीं, मैं कहता $250 मिलियन क्या, मतलब 250 अरब की ही सब्सिडी किसान को दे दें। आज भी देखें यूरिया और आपकी DAP की प्राइसेस किधर हैं, अभी सीज़न शुरू ही नहीं हुआ, काश्त का था, मतलब DAP जो पहले 15,000 की थी वो 18,000 से भी ऊपर चली गई। देखिए इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम में हमें आवाम को इंक्लूड करना पड़ेगा। हम खाली कहें कि हमने अपना फोर्ट्रेस कायम रखना है तो इस तरह नहीं चलेगा, ये आवाम मैटर करनी चाहिए। चलें आवाम का वोट पहले काउंट नहीं हुआ, मगर अब कम अज़ कम उसे ग़िज़ा के लिहाज से, उसके रहने के लिहाज से, उसके सांस लेने के लिहाज से तो कम अज़ कम उसको स्टेक होल्डर समझ लें। खुरम साहब बहुत संजीदा मामला है, मतलब आपकी देखें आपने टैक्स का इशू और एनर्जी का इशू एक बड़ा चैलेंज बताया, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक बड़ा इशू बनता है। अब तेल की कीमतें अगर $100 को अब रखें और ये 6 महीने साल नीचे नहीं आनी है कीमतें, मुझे पाकिस्तान की डायरेक्शन ही समझ नहीं आई अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे एनर्जी मिनिस्टर को आपने अवार्ड भी दिया, पता नहीं कोई तमगा दिया उन्हें या सितारा दिया। सोलर हमारा इस वक्त फोकस होना चाहिए था, हम हर बंदे को कहते सोलर लगाओ, हर फैक्ट्री को कहते सोलर लगाओ। आपने इसी पीक क्राइसिस के अंदर पूरी कोशिश की है कि सोलर से दुनिया हट जाए, कहीं दूर चली जाए, सोलर को ही छोड़ दे। और हमें चाहिए इम्पोर्टेड फ्यूल से छुटकारा और उसके ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर लोग कन्वर्ट हो जाए जो अपने पैसे से जा रहे थे। हमने उसको भी रोकने की, रुकावट डालने की पूरी कोशिश की है। हमारी कुछ तो राह दुरुस्त होनी चाहिए खुरम साहब। जी, इकोनॉमिक पॉलिसी अभी तक तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ IMF को सेटिस्फाई करने के लिए हम बना रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट जो मैं भी सुन चुका हूँ, मैं IMF से नेगोशिएट भी कर चुका हूँ 2022-23 में, वो यही है कि जी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी इस वक्त दिगरगू है कि हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो इजी सोल्यूशन है IMF को सेटिस्फाई कर देना, टैरिफ रेज करके, GST रेज करके, ये तो बहुत सालों से आजमा रहे हैं ना। तो ये जो आई थिंक फिर मैं कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े एक सीरियस चैलेंज है कि ये सारे जो आसान हल हैं कि लेवी बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, ये अब अपने एक मंतकी हद तक पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के अवाम भी, हम सब जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जिसे कहते हैं ना, ये मेना उनको ही उठाना पड़ेगा, वजीर आजम को, कि वो इस पे चाहे IMF से रीनिगोशिएट करें, IMF को ये समझाएं, चाहे वो इस पे भी कहें। मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर के लिए अगर आप 1 साल TSDP 0 भी कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है जिससे पाकिस्तान में दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू हो, दोबारा से रोजगार पैदा होना शुरू हो। उसके लिए यही देखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी खास तौर पे हुकूमत में जब आपने बनानी है तो ये टोटल ट्रेड ऑफ है मलिक साहब, कि आपने अगर यहाँ से फायदा लेना है तो कहीं से आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अब जो ट्रेड ऑफ का बैलेंस है वो यही है कि पाकिस्तान की जो स्टैग्नेशन है, जिसमें हमारी ग्रोथ कम हो गई है और उसकी वजह से
नया नया रोज जो आई थिंक बुनियादी क्राइसिस है, नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा। देखिए कीमतें तो अब एक उस जिस लेवल पर आ गई हैं, उसमें आप देखिए कि सब्जी और जो फ्रूट है उसकी कीमतों में कमी भी सर आई है। नया ये नहीं कि रोज़गार चीज खुरम साहब क्या पैदा होना है, जो मौजूदा रोज़गार की परसेंटेज है उसको काफ़ी मुश्किल काम है।